नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग जो रेनबो किताब है ना, उसका पहला लेसन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है। पहला लेसन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जिसके राइटर महात्मा गांधी है। तो इंट्रोडक्शन हो गया है। चलिए हम लोग अब ओरिजिनल टेक्स्ट देखते हैं ना। टेक्स्ट का मतलब होता है विषय वस्तु, अर्थात जो राइटर ने लिखा है सेम टू सेम वही आपके बुक में देता है, उसी को टेक्स्ट बोलते हैं। इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन लिखा है तो महात्मा गांधी के बारे में क्या बोलते हैं, किसी और ने लिख दिया है, समझ रहे बात को, तो उसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोल रहे थे, परिचय। अभी ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि आई बिलीव डैट, आप जब वीडियो को देखिएगा ना तो आप क्या कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं बहुत सारे आपको मीनिंग्स बताऊंगा, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप दूसरी बार जब भी आप पढ़े तो आपको बड़ा ही क्या बोलते हैं कि आसानी हो और सारी चीजें समझ में आ जाए। आप मीनिंग को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर अधिकतर आपको हिंदी मीनिंग्स आपको प्रोवाइड करा दूं, बता दूं। पहला पैसेज है, आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. कह रहे हैं यहाँ पे गांधी जी कि आई बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, डैट की, डैट का मतलब यहाँ अर्थ होगा की, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, ठीक है ना। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन, मैं विश्वास करता हूँ कि सभ्यता, अर्थात मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इवॉल्व का मतलब होता है विकास करना, EVOLVE, डी जो है ना ये थर्ड फॉर्म के लिए जोड़ा है। तो इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इंडिया ने जिसको, भारत ने जिसको विकसित किया है, कह रहे हैं कि आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन, मैं विश्वास करता हूँ कि सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत ने जिसको विकास किया है या विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन। बीट का मतलब पीटना होता है या हराना या पराजित करना, तो यहाँ पराजित करने का सेंस आएगा, ठीक है ना। इज नॉट टू बी बीटन, पराजित नहीं किया जाने वाला है इन द वर्ल्ड, विश्व में। देख रहे कितना आसान है कि आई बिलीव, गांधी जी बोलते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, मैं विश्वास करता हूं कि सभ्यता जिसको भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, विश्व में पराजित नहीं किए जाने वाला है। नेक्स्ट है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, इक्वल का मतलब समतुल्य होना, बराबर होना। सीड्स का मतलब, सीड का मतलब बीज होता है या दाना होता है, और एक वर्ब होता है सो, सो का मतलब बोना होता है ना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सोन हो जाता है ना, और एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है। तो कहा जा रहा है कि नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है, द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब उन बीजों के जैसे जो हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों ने जो विचार दिए हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, उसके समतुल्य, उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे कहा जा रहा है कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. कहा जा रहा है यहाँ पे, करें गांधी जी कि रोम वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म इवेंट होता है, तो गो का मतलब जाना होता है, लेकिन गो का मतलब यहाँ होगा खत्म होना, विनाश होना होगा, ठीक है। तो रोम वेंट, रोम का विनाश हो गया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ग्रीस शेयर्ड, शेयर का मतलब होता है ना बांटना, हिस्सा करना, लेकिन यहाँ शेयर का मतलब होगा अनुकरण करना, किसी के कदमों पे चलना, ठीक है। तो कह रहे हैं गांधी जी रोम वेंट, रोम खत्म हो गया, ग्रीस शेयर्ड, और ग्रीस ने भी पालन किया, बिल्कुल उसी के कदम पे चला, ठीक है। द सेम फेट, फेट का मतलब पता है क्या होता है, भाग्य होता है। रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस ने बिल्कुल उसी भाग्य का अनुकरण किया, अर्थात ग्रीस भी रोम के जैसे खत्म हो गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं गांधी जी, द माइट ऑफ द pharaohs was broken। pharaohs पता है किसको बोलते हैं, द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट जो अभी मिस्र कहा जाता है ना, इजिप्ट के जो प्राचीन इजिप्ट के राजा होते थे ना, उसी को क्या बोलते हैं कि हम लोग pharaohs कहते हैं, जो शासक होते थे इजिप्ट के, ठीक है। करे कि रोम चला गया, क्या बोलते हैं कि ग्रीस बिल्कुल उसी के कदम पे चला, अर्थात ग्रीस भी चला गया, ठीक है।
द माइट ऑफ द फराहोस, माइट का मतलब शक्ति होता है, फराहोस का मतलब प्राचीन इजिप्ट के राजा। अब was broken, ब्रीक एक वर्ब है जिसका मतलब टूटना, खत्म होना, समझ रहे हैं बात को। तो द माइट ऑफ द फराहोस was broken, और प्राचीन इजिप्ट के शासकों की शक्तियां भी क्या हो गई, टूट गई, खत्म हो गई। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज। ठीक है, बिकम का मतलब होना या बनना होता है, वेस्टर्नाइज का मतलब पता है, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, और वेस्टर्नाइज का मतलब पश्चिमीकरण करना। पश्चिमीकरण करने का मतलब जैसे मान लीजिए पश्चिमी देश की कॉपी क्या बोलते हैं भारत में लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वहाँ की टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहे हैं, वहाँ के ड्रेसिंग सेंस, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं आजकल कपड़े पहन रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, जैसे ऐसे कहा जाता था पूर्व लूज गारमेंट पहनते थे ना, ढीले कपड़े पहनते थे, कितने क्या बोलते हैं आजकल ऐसे टाइट क्या बोलते हैं कपड़े चल रहे हैं, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हम लोग कॉपी कर रहे हैं ना। तो कहा जा रहा है कि जापान हैज बिकम, जापान तो एशिया का देश है ना, जापान हैज बिकम, और जापान हो गया वेस्टर्नाइज्ड, मतलब जापान का पश्चिमीकरण हो गया। वेस्टर्नाइज का मतलब पश्चिमीकरण करना होता है, पश्चिमीकरण करने का सेंस पश्चिम में जो चल रहा है ना चीजें, वही क्या बोलते हैं अपने देश में ला देना या दूसरे देश में ला देना। तो जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, ऑफ का मतलब काके की, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है ऑफ चाइना, चाइना के बारे में ना नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टील, स्टील का मतलब अभी भी या अभी तक, लेकिन भारत अभी तक, बट इंडिया इज स्टील लेकिन भारत अभी तक। समहाउ और अदर, समहाउ का मतलब कैसे भी, अदर का मतलब दूसरा होता है, तो यहाँ दूसरे प्रकार से होगा। कहा जा रहा है कि बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर, कैसे भी या दूसरे प्रकार से, साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड का मतलब यहाँ आवाज नहीं होगा, यहाँ मजबूत होगा, और फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर क्या है, मजबूत है। एक कह रहे हैं क्या बोलते हैं कि रोम खत्म हो गया, ग्रीस भी बिल्कुल वैसे ही उसी भाग्य पे चला, उसके बाद से फाराओ की शक्तियां टूट गई। ठीक है, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी अपने नींव पे क्या है, मजबूत है, टिका हुआ है। जिसकी नींव मजबूत होती है वही तो घर टिकता है ना। तो भारतीय जो सभ्यता है, जो पूर्वी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, वो अपने नींव पर मजबूत है, इसलिए टिका हुआ है। इसके सामने बहुते आए बहुते गए, जैसे रोम की सभ्यता आई, ग्रीस की सभ्यता आई, समझ रहे हैं, फराहो जो थे वो खत्म हो गए, समझ रहे बात को। आगे कह रहे हैं गांधी जी, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। पहले मीनिंग लिख लीजिए। कहा जा रहा है कि आगे का यहाँ पे क्या बोलते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, लर्न का मतलब सीखना होता है ना, देयर लेसन्स, लेसन का मतलब यहाँ पाठ या सीख होगा ना, फ्रॉम द राइटिंग्स, राइटिंग्स का मतलब रचनाएं होता है या कृतियां होता है, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, इन देयर फॉर्मर, फॉर्मर FORMER, फार्मर का मतलब भूतपूर्व होता है, और FARMER फार्मर का मतलब किसान होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ फॉर्मर है, FORMER मतलब भूतपूर्व, मतलब पहले वाली स्थिति में। ग्लोरी का मतलब शान होता है या शौकत होता है। तो चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप है ना, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, अपने सीख या पाठ को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स, रचनाओं से। किसके रचनाओं से, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के, और रोम या रोम के लोगों से। मतलब कहा जा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों की रचनाओं से अपने सीख या पाठ को सीखते हैं। अब आगे ग्रीस और रोम के बारे में कहा जा रहा है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो अब अस्तित्व में नहीं है, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने भूतपूर्व के शान में। अर्थात रोम और ग्रीस पहले जैसे अपने शान में था ना, बिल्कुल वैसे अब और नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, लर्न का मतलब सीखना, ठीक है ना। द यूरोपियंस इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना होता है, सोचना होता है। द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड, अवॉइड का मतलब टालना, नकारना, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस, मिस्टेक्स का मतलब गलतियां हो जाएगा,
द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। सच का मतलब ऐसा होता है या इस तरह होता है, पिटिएबल का मतलब दयनीय होता है, कंडीशन का मतलब स्थिति होता है। देखिए तो कहा जा रहा है कि इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, मतलब इन ट्राइंग टू लर्न मतलब सीखने की कोशिश करने में, फ्रॉम देम उन लोगों से, अर्थात यूरोप के लोग जब ग्रीस और रोम के लोगों की रचनाओं से जब सीखने की कोशिश करते हैं तो द यूरोपियंस इमेजिन, तो यूरोप के लोग कल्पना करते हैं, डैट की, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, कि वे लोग गलतियों को नकार देंगे, हटा देंगे, ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के, अर्थात ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियां की ना उन गलतियों को हम लोग नहीं करेंगे, यूरोप के लोग कहते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इस प्रकार उनकी दयनीय स्थिति है। ठीक है, आगे चलिए, आगे कहा जा रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. कहा जा रहा है कि in the midst of all this, in the midst का मतलब होता है ना बीच में, के बीच में, ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि in the midst of all this, इन सब के बीच में, अर्थात रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीस की सभ्यता चली गई, फाराहो की शक्तियां टूट गई, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इन सबके बीच में कहा जा रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। रिमेन का मतलब होता है उसी स्थिति में बने रहना जैसे पहले था। ठीक है, और इमूवेबल का मतलब होता है अटल या अचल, स्थिर बोलते हैं। ठीक है, और ग्लोरी का मतलब पता ही है, शान या शौकत होता है। तो कहा जा रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इन सब घटनाएं घटी उन सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अटल या अचल बना है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, शान है। इंडिया जो कंट्री के नेम होते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग कंट्री नेम को हम लोग फीमेल मानते हैं, देखिए इसलिए उसके लिए हर लगाया है, देख रहे हैं। लेकिन भारत कहते हैं तो फिर भारत यहाँ स्त्री नहीं माना जाता है, जो इंग्लिश में मानते हैं ना कंट्री के नेम को फीमेल के जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। चार्ज का मतलब यहाँ आरोप होगा, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध। ठीक है ना, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, सो का मतलब बहुत होगा, अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य, इग्नोरेंट मतलब अज्ञान, एंड स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब जिद्दी। ठीक है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव होगा, टू इंड्यूस देम, इंड्यूस का मतलब होता है राजी करना या मनाना, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, एडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है या स्वीकार करना, और चेंजेस का मतलब परिवर्तन, चेंज का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है, अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरोध में। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, या भारत के विरोध में एक आरोप है, डेट हर पीपुल, के उसके लोग, भारत के विरोध में क्या आरोप है कि उसके लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट अज्ञान होते हैं, एंड स्टोलिड और जिद्दी होते हैं। भारत के विरोध में क्या आरोप है कि भारत में रहने वाले लोग बड़ा ही क्या बोलते हैं, असभ्य होते हैं, अज्ञान होते हैं और जिद्दी होते हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, उनको मना लेना, राजी कर लेना, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए। यह भारत के विरोध में क्या आरोप है कि उसके लोग क्या बोलते हैं कि असभ्य होते हैं, अज्ञान होते हैं, जिद्दी होते हैं, कि उनको किसी भी परिवर्तन को अपना लेने के लिए मना लेना क्या बोलते हैं कि संभव नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि इट इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब आरोप होगा, रियली अगेंस्ट, रियली का मतलब वास्तव में, अगेंस्ट का मतलब के विरोध में, आवर मेरिट, मेरिट का मतलब योग्यता होता है। तो कहा जा रहा है कि इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में हमारी योग्यता के विरुद्ध। सही बात है कि अगर कोई आरोप लगाता है कि भारत के लोग बड़ा ही असभ्य होते हैं, जिद्दी होते हैं, उसके उससे अज्ञान होते हैं, तो ये तो आरोप है ही ना, भारतवासी हैं तो वही कहा जा रहा है कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह हमारी योग्यता के विरुद्ध क्या है, आरोप है। आगे कहा जा रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज।
देखिए व्हाट का मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कब होगा, जो कब होगा, दोनों में अंतर है। अगर व्हाट के बाद से कोई हेल्पिंग वर्ब आता है ना, समझ रहे बात को, तो व्हाट का अर्थ क्या होता है, और व्हाट के बाद तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो व्हाट का अर्थ जो होता है। तो यहाँ व्हाट के बाद से वी है ना, वी तो सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन है ना, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई पूछ कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट के बाद से आर आ रहा है तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पे व्हाट वी दे दिया, वी यहाँ पे वर्ब नहीं है, यह एक प्रोनाउन है, तो व्हाट का अर्थ यहाँ जो होगा। तो क्या होगा, व्हाट वी, व्हाट का अर्थ जो हो जाएगा, व्हाट वी हैव टेस्टेड। टेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, परीक्षण करना होता है, जांचना होता है, ठीक है। तो टेस्ट फर्स्ट फॉर्म होगा, TEST होगा ना। आगे कहा जा रहा है कि एंड फाउंड, फाइंड एक वर्ब होता है, FIND, फाइंड का मतलब पाना होता है, समझ रहे हैं, या प्राप्त करना, उसी का आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाता है, ठीक है ना। फाउंड ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य होता है। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल का मतलब पता है क्या होता है, निहाई होता है, जिसपे क्या बोलते हैं कि लोहा रख के पीटा जाता है ना, निहाई। तो एनविल का मतलब निहाई होता है। आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। आगे कहा जा रहा है कि वी डेयर नॉट, डेयर का मतलब हिम्मत करना, साहस करना, और चेंज का मतलब परिवर्तन करने के लिए या बदलने के लिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, करें गांधी जी, व्हाट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने जो परीक्षण किया है या जांचा है, एंड फाउंड और पाया है, किस पे, ट्रू, सत्य। अर्थात कह रहे हैं गांधी जी कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, हम लोग जो भी परीक्षण किए हैं और सत्य पाए हैं, किस पे, ऑन द इनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के निहाई पे। अर्थात कई वर्षों तक हम लोगों ने जो भी अनुभव किया है, अर्थात जिसकी जांच की है और परीक्षण की और पाया है, वी डेयर नॉट, हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं चेंज, परिवर्तन करने के लिए। भाई वर्षों तक आपने जो अनुभव किया है और पाया है, उसको आप बदलने के लिए तो साहस करना पड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग साहस नहीं करते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। कहा जा रहा है कि मेनी, मेनी का मतलब यहाँ कई लोग हो गए, अनेक, कई लोग या अनेक। थ्रस्ट का मतलब थोपना, THRUST, थोप देना किसी पे, ठीक है ना। देयर एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह होता है, ठीक है ना। अपान का मतलब पर होता है, इंडिया। एंड सी रिमेन्स स्टडी, रिमेन्स का मतलब एक ही स्थिति में बने रहना, मतलब विचलित ना होना। स्टडी का मतलब स्थिर होता है। तो कहा जा रहा है कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, अनेक लोग या कई लोग अपने सलाह को थोप देते हैं अपान इंडिया, भारत पे। कई लोग भारत पे अपने सलाह को थोप देते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वो क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, अटल बनी रहती है, मतलब उसी स्थिति में बनी रहती है, विचलित नहीं होती है। कंट्री नेम को फीमेल माना जाता है, उसी के लिए सी लगाया है, समझ रहे बात को। आगे चलिए, दिस इज हर ब्यूटी, गांधी जी कह रहे हैं भाई कई लोग आरोप लगाते हैं फिर भी क्या बोलते हैं, ऐसे थोप देते हैं अपने अपने सलाह, फिर भी वो क्या बोलते हैं कि स्थिर बनी रहती है, विचलित नहीं होती है। दिस इज हर ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, यही उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर का मतलब सुरक्षा होता है, समझ रहे बात को। होप मतलब उम्मीद या आशा। कह रहे हैं कि दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद की क्या है, सुरक्षा है। कि कितना भी भारत पे आक्रमण हो, किसी प्रकार का सलाह थोपा जाए, वो विचलित नहीं होता है, स्थिर बना रहता है, और यही हमारी सुरक्षा का क्या है, आशा है, उम्मीद है। आगे कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू attain mastery over our minds and our passions. So doing we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. अच्छा, तीसरा नंबर पैसे से 2020 में ना 2 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। ये पूरा लाइन दे दिया है, बोल रहा है कि कहाँ कौन से लेसन से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, उसमें एक लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस पर पूछा है, ठीक है। और इसी में से एक और क्वेश्चन पूछा है, लास्ट वाला जो लिखा है ना, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, ऐसे ही दे दिया है। और 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें से एक दिया है गुड कंडक्ट।
समझ रहे हैं? तो जो भी लाइन आप पढ़ रहे हो ना, बड़ा ही ध्यान से पढ़ो यार, सेम टू सेम लाइन कॉपी कर देता है एग्जाम में, आप पूछता है कौन से लेसन से लिया गया है, या इसी में से उठा के कोई रेफरेंस या कंटेक्स्ट पूछ देता है। तो ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे, मीनिंग लिख लिख के कई बार आप देख लोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वाला। कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, ठीक है ना। इज दैट मोड, मोड का मतलब यहाँ तरीका होगा, समझ ले। कंडक्ट का मतलब संचालन होता है, कंडक्टर होता है ना, समझ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, कंडक्ट का मतलब संचालन होता है। आगे कहा जा रहा है कि विच पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट का मतलब दिखाना या निर्देशित करना होता है। और टू मैन, मैन का मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन मैन को एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो पूरित करना होता है या पूरा करना होता है मैन का मतलब, ठीक है। तो मैन का मतलब पूरा करना। द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ का मतलब मार्ग होता है या रास्ता होता है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता उस कार्य का तरीका है या प्रणाली का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट, जो दिखाता है या निर्देशित करता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को पूरा करने के लिए। कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता उस कर्तव्य का, उस प्रणाली का, उस कार्य का तरीका है, उस संचालन का तरीका है जो कर्तव्य के मार्ग को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है, दिखाता है कि आप अपने कर्तव्य के मार्ग को पूरा करें। आगे कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन होता है, बोलते हैं ना परफॉर्मेंस लोग कर रहे हैं तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसको, तो परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन होता है। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है। आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेंस है, ऑब्जर्वेंस का मतलब अनुपालन, मतलब किसी को देख के क्या बोलते हैं, या कोई बोल रहा है कि नियमों का अनुपालन कीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आप कीजिए। आगे है मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब नैतिकता होता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल का मतलब बदलने योग्य, परिवर्तन योग्य होता है। और टर्म्स का मतलब पद होता है। तो कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, आप जो कर्तव्य करते हो दिखाते हो, तो कर्तव्य का प्रदर्शन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का अनुपालन, कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का अनुपालन आर कन्वर्टेबल टर्म्स, दोनों परिवर्तनीय पद हैं, ये दोनों बदलते रहते हैं। आगे कहा जा रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहा जा रहा है टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना, अनुपालन करना होता है, ठीक है। मोरालिटी मतलब नैतिकता। अटेन, ATTAIN, अटेन का मतलब प्राप्त करना या पाना। मास्टरी का मतलब पता है क्या होता है, मास्टरी का मतलब होता है दक्षता, मतलब आप क्या बोलते हैं कि पकड़, जैसे मालिक बन जाओगे। ओवर आवर माइंड्स, माइंड्स का माइंड का मतलब मस्तिष्क होगा। एंड आवर पैशंस, पैशन का मतलब तीव्र इच्छा होता है ना, मन में जो तीव्र इच्छाएं क्या बोलते हैं जागृत होती रहती है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अनुपालन करना। कहा जा रहा है कि नैतिकता का अनुपालन करना इज टू अटेन मास्टरी, दक्षता का प्राप्त करना है। किस पे, ओवर आवर माइंड्स, हमारे मस्तिष्क पे, इन आवर पैशंस, और हमारे तीव्र इच्छाओं पे। अर्थात कहा जा रहा है इस लाइन के माध्यम से कि यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं ना, तो आप अपने मस्तिष्क पे और तीव्र इच्छाओं पे क्या बोलते हैं पकड़ पा जाते हैं, उसका मालिक बन जाते हैं। अगर जो भी क्या बोलते हैं अपने मस्तिष्क और तीव्र इच्छाओं पे पकड़ पा लिया, अगर मालिक बन गया, तो हमेशा अपने जीवन में सफल रहेगा, असफल नहीं हो सकता है। आगे कहा जा रहा है कि सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, गांधी जी कह रहे हैं कि सो डूइंग, और इस प्रकार करते हुए, अगर हम अपने मस्तिष्क और तीव्र इच्छाओं पे पकड़ पा लेते हैं ना, तो इस प्रकार करते हुए वी नो आवरसेल्व्स, हम लोग स्वयं को जान जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर, यही उठा के पूछा एकदम 2020 के परीक्षा, 2021 के परीक्षा में। कहा जा रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य या बराबर, ठीक है ना। फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मीन्स का मतलब का अर्थ होना, का मतलब होना। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा कार्य होता है। तो कहा जा रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, जो गुजराती समतुल्य होता है वो सभ्यता का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा कार्य। कहा जा रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती समतुल्य होता है फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता का मतलब गुजराती समतुल्य जो सभ्यता का अर्थ होता है वो गुड कंडक्ट होता है, अच्छा कार्य होता है, ठीक है। एक बार मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ ना, आप अपने क्या बोलते हैं कि जल्दी से देख लो। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, ठीक है ना। आइए ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आई बिलीव, गांधी जी कहते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन
इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं गांधी जी, मुझे विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है वो सभ्यता विश्व में पराजित नहीं किए जाने वाला है, अर्थात विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों द्वारा जो जिन बीजों को बोया गया है उन बीजों के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम खत्म हो गया, ग्रीस भी बिल्कुल उसी मार्ग पे चला, वैसे ही भाग्य उसका रहा, वो भी खत्म हो गया। द माइट ऑफ द फराहोस वाज ब्रोकन। और इजिप्ट के पुराने जो शासक थे उनकी शक्तियां टूट गई, भंग हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। ऑफ का मतलब यहाँ के बारे में होगा। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ अदर। लेकिन भारत अभी भी कैसे भी या दूसरे प्रकार से साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पे क्या है, मजबूत है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome। कह रहा है कि यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा कृतियां लिखी गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, उन रचनाओं से सीखते हैं। which exist no longer in their former glory। जो अब अपने अर्थात रोम और ग्रीस जो अब अपने पूर्व के या भूतपूर्व के स्थान में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश करते हुए, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं। यूरोप के लोग जब ग्रीस और रोम की लोगों की रचनाओं से सीखते हैं तो उनमें जब सीखने की कोशिश करते हैं तो कल्पना करते हुए दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। वे लोग ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो गलतियां की गई उन गलतियों को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे, नकार देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इस तरह उनकी दयनीय स्थिति है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज अर ग्लोरी। इंडिया स्थिर बना रहा और यही उसकी सुंदरता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। यह एक भारत के विरुद्ध आरोप है कि उसके जो लोग हैं वो बहुत ही असभ्य होते हैं, अज्ञान होते हैं और जिद्दी होते हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, कि उन लोगों को सिखाना असंभव होता है, राजी करना या मनाना असंभव होता है। टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह हमारी योग्यता के विरुद्ध एक आरोप है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग जो भी परीक्षण किए हैं या जांच किए हैं और अपने अनुभव की निहाई पे सत्य पाए हैं, वी डेयर नॉट चेंज हिम। हाँ, चेंज हम लोग बदलने की या परिवर्तन करने की साहस नहीं करते हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, अनेक लोग अपने सलाह को भारत पे थोपते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, और वह स्थिर बना रहता है। भारत एकदम अटल और स्थिर बना रहता है। दिस इज अर ग्लोरी, यही उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद की सुरक्षा है या सुरक्षा कवच बोल सकते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट, सिविलाइजेशन वह कार्य करने का प्रणाली या तरीका है जो दिखाता है या प्रदर्शित करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के मार्ग को पूरा करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, जो कर्तव्य का प्रदर्शन होता है और नैतिकता का अनुपालन, आर कन्वर्टेबल टर्म्स, दोनों क्या है, परिवर्तनीय पद हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी, मोरालिटी का, नैतिकता का अनुपालन करने का मतलब होता है कि आप मास्टरी को प्राप्त कर रहे हैं, दक्षता प्राप्त कर रहे हैं ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, अपने दिमाग पे और अपने तीव्र इच्छाओं पर। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, इस प्रकार करते हुए हम लोग अपने आप को या स्वयं को जान जाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और गुजराती जो सभ्यता का अर्थ होता है उस किसके समतुल्य होता है, अच्छे कार्य के। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।